स्टूडेंट्स, हमने ट्राइसाइक्लिसरोल्स की सिंथेसिस पढ़नी है। टैग्स क्या होते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स या ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल फैट्स, ये तीनों एक ही कंपाउंड के नाम है। अब ट्राई मतलब तीन, एसाइल मतलब तीन एसाइल ग्रुप यानी फैटी एसिड्स, और ग्लिसरॉल जिसके एंड पे ओल आता है हम उसको क्या कहते हैं? ये अल्कोहल है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल यानी एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ तीन फैटी एसिड जब लग जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। मोनो, डाई और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एग्जिस्ट करते हैं। मोनो में एक फैटी एसिड होता है, डाई में दो और ट्राई में तीन। और ये क्या होती है? न्यूट्रल फैट। अब स्ट्रक्चर क्या होती है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की? थ्री फैटी एसिड स्ट्रिफाइड होते हैं, ईस्टर लिंकेज होती है टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। कार्बन नंबर 1 जो होता है वो हमेशा सैचुरेटेड होता है। जो कार्बन नंबर 1 के साथ फैटी एसिड लगता है वो सैचुरेटेड होता है। कार्बन नंबर 2 के साथ जो लगता है वो अनसैचुरेटेड होता है। और कार्बन नंबर 3 के साथ कोई भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। उसके बाद आती है स्टोरेज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स, कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स हैं वो स्टोर कहाँ पे होते हैं? तो वो लिवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं और ये मेजर एनर्जी रिजर्व होते हैं। कोई भी किस्म की जो फैट है वो टैग की फॉर्म में ही स्टोर होती है। उसके बाद ये देखें, ये लिवर और एडिपोज टिश्यू में टैग्स की सिंथेसिस दिखाई गई है। ये लिवर में ट्राइसाइक्लिसराइड्स की सिंथेसिस कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज आता है, ग्लाइकोलिसिस होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस के जरिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद क्या होता है? वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में कोई और स्टेप्स चलते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे इसकी रिडक्शन होती है और ग्लिसरॉल फॉस्फेट बन जाता है। और लीवर में एक एक्स्ट्रा एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल काइनेज। वो क्या करता है? ग्लिसरॉल की फॉस्फोराइलेशन करता है और ग्लिसरॉल को डायरेक्ट ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। जबकि एडिपोज टिश्यू में जो ग्लिसरॉल काइनेज है ये वाला स्टेप नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जैसे कि लिवर में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और उससे ग्लिसरॉल फॉस्फेट बन रहा था, तो ये स्टेप चलता रहता है एडिपोज टिश्यू में, लेकिन ग्लिसरॉल काइनेज नहीं होता। उसके बाद आती है सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट। सबसे पहले ग्लिसरॉल फॉस्फेट अब हमारे पास बन गया लिवर या एडिपोज टिश्यू में। प्राइमरी साइट ऑफ टैग सिंथेसिस क्या होती है? लिवर। अब ग्लिसरॉल फॉस्फेट बन गया, उसमें कन्वर्ट होना है किसमें? लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड में। लेकिन उससे पहले क्या होगा? अब हमने कहा था ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड्स अटैच होंगे। वो कैसे होंगे? वन बाय वन। जो फैटी एसिड थे वो हमने सिंथेसाइज कर लिए फैटी एसिड सिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन वो डायरेक्ट आके नहीं लग सकते, उससे पहले उनकी एक्टिवेशन होनी होती है। अब एक फैटी एसिड एक्टिवेट कैसे होता है? जब इसके साथ CoA लग जाता है, कन्वर्जन ऑफ फ्री फैटी एसिड टू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म। कब? जब वो अटैच हो जाएगा कोएंजाइम ए के साथ। यहाँ पे ये देखें, ये एक एसाइल चेन, इसके साथ CoA लगा, ये एक्टिवेट हो गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। ये हमारे जो ट्राइसाइक्लिसरोल फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर CoA नहीं होगा। ये CoA इसको एक्टिवेट करेगा और CoA उससे पहले ही निकल जाएगा रिएक्शन के प्रोसीड होने से पहले, और एसाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा? लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। जब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी चेन लग जाए तो उसे हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। उसके बाद क्या होगा कि एक और फैटी चेन आएगी CoA के साथ लग के, CoA वैसे ही निकल जाएगा, फिर एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा और एक और फैटी चेन लग जाएगी। अब क्या है कि एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी चेन्स लग चुकी हैं और एक फॉस्फेट अभी भी रहता है,
तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, इसका दूसरा नाम होता है फॉस्फेटिडिक एसिड। अब हमें जो फॉस्फेट आखिरी रह गया है उसको रिमूव करवाना है और उसकी जगह पे भी थर्ड फैटी की चेन हमने अटैच करवा देनी है। तो ये कैसे निकलेगा? फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में। फॉस्फेटेज क्या होता है? जहां पे भी फॉस्फेटेज आता है उसका क्या काम होता है? डीफॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट को हटा देना। और जो काइनेज एक्टिविटी होती है वो फॉस्फोराइलेट करती है। अब जो फॉस्फेटेज था उसने क्या किया? इस फॉस्फेट ग्रुप को, ये जो नजर आ रहा है, इसको रिमूव करवा दिया और ये बन गया डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब क्या होगा? इसके साथ लास्ट वाला आएगा एक फैटी चेन एसाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, और तीसरी फैटी चेन लग जाएगी और ये हमारे पास अब क्या बन गया? 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल दरमियान में, उसके साथ हर कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं। हमने क्या पढ़ा? कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो होता है फैटी चेन, पहला वो सैचुरेटेड होगा, दूसरा अनसैचुरेटेड होगा, और जो तीसरा होगा वो कोई भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल तो बन गए, अब इसकी फेट क्या है? जो टैग हमारे पास बना है वो कहाँ कहाँ जाएगा? लिवर में या एडिपोज टिश्यू में स्टोर होने के लिए? एडिपोज टिश्यू में ये जाता है और वहां पर जाकर एक प्रोटीन फैमिली होती है पेरिलिपिन्स, उनके साथ कोट होके स्टोर हो जाता है। और लिवर में क्या होता है? वीएलडीएल में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। तो जो गुड फैट होता है वो क्या होता है? एचडीएल, और बैड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल। लेकिन ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वीएलडीएल में। और ये क्या होता है कि ब्लड में ये ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है वीएलडीएल, और फिर जहां पर टिश्यू को, पेरिफेरल टिश्यूज में जरूरत होगी वहां पे ये जाएगा और बीटा ऑक्सीडेशन होगी और फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होगी और हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जब होनी होती है, फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन होनी होती है, उसमें जो सबसे पहला काम होगा, अब हमने क्या किया? टैग्स की सिंथेसिस की और हमने स्टोर कर लिया। अब वो स्टोर हो गए एडिपोज टिश्यू और लिवर में, लेकिन अब हमने उसको बाहर निकालना है ताकि वो बाहर आए और उसकी ब्रेकडाउन हो सके। बाहर कैसे निकालेंगे? उसकी मोबिलाइजेशन कैसे होती है? एक एंजाइम होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है वो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो जाता फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। सबसे पहले ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है, फिर उससे मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बनता है, और उससे क्या बनता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और ये किससे कैटालाइज होता है रिएक्शन? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज से। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की रेगुलेशन क्या है? कि जब हम फास्टिंग स्टेट में होंगे तो कौन सा एंजाइम आएगा? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। क्योंकि फास्टिंग स्टेट में हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत कम है, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन आएंगे हमारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ही वो आएंगे तो क्या होगा? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन उसको फॉस्फोराइलेट करेंगे, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखें, एपिनेफ्रिन हाई हुआ तो क्या हुआ कि प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी इंक्रीज होगी। काइनेज ने क्या करना होता है? फॉस्फोराइलेट। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को फॉस्फोराइलेट करेगा और एक्टिव कर देगा। और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की एक्टिव होने से लिपोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमने जो सिंथेसिस में पढ़ा था कि जब फॉस्फोराइलेशन होती थी तो क्या होता था? फैटी एसिड सिंथेज इनएक्टिव हो जाता था। तो एट अ टाइम इसकी जो रेगुलेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एट अ टाइम लिपोलिसिस और लिपोजेनेसिस ना हो। फॉस्फोराइलेशन होगी, हार्मोन सेंसिटिव जो लाइपेज है वो एक्टिव हो जाएगा और फैटी एसिड सिंथेज इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब इंसुलिन आएगी, इंसुलिन कब आती है? जब ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होता है, हम वेल फेड स्टेज में होते हैं। इंसुलिन आएगी, उसने क्या करना है? फॉस्फेटेज एक्टिविटी को इंक्रीज कर देना है और
क्या होगा कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इनएक्टिव फॉर्म में, और लिपोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर फैटी एसिड सिंथेस को जो इंसुलिन है वो एक्टिव करवा देगा और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनएक्टिव करवा देगा। अब क्या हुआ कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में से हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे फैटी चेन्स भी निकाल दिए और ग्लिसरॉल भी निकाल दिए। अब एंड प्रोडक्ट क्या बना? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल की क्या फेट होगी कि ग्लिसरॉल लिवर में जाएगा, लिवर में ग्लिसरॉल काइनेज होगा और उसको वो कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो दोबारा से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के सिंथेसिस भी करवा सकता है, या ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डीएचएपी क्या करता है? या तो ये ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फेट ऑफ फैटी एसिड्स। हमने पढ़ लिया ग्लिसरॉल या तो लिवर में जाएगा या एडिपोज टिश्यू, और फैटी एसिड्स कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे टिश्यूज में और वहां पे होगी इनकी बीटा ऑक्सीडेशन। टिश्यूज, बाकी सारे टिश्यूज इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दो टिश्यूज ऐसे होते हैं जो फैटी एसिड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो कौन होते हैं? आरबीसीज। रेड ब्लड सेल इसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि आरबीसी के पास कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती ना, इसीलिए आरबीसी फैटी एसिड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और ब्रेन, ब्रेन भी यूटिलाइज नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा बट द रीजंस आर लेस क्लियर, लेकिन इसकी रीजन जो ऑथेंटिक है वो ये है कि ब्रेन के पास क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, और उससे हर चीज ही इम्परमिएबल होती है। उसकी वजह से ब्रेन भी फैटी एसिड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकता है एनर्जी के लिए। Then comes beta oxidation. बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट कब होगी? उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमने जो फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ी थी वो कहाँ हो रही थी? साइटोसोल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या करना है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड एलसीएफए को ट्रांसफर करना है। इसका मैकेनिज्म होता है, फैटी एसिड क्या अब बाहर पड़ा है साइटोसोल में, इसकी सिंथेसिस हो चुकी है। अब इसने क्या करना है? बीटा ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। ये ऐसे ही नहीं जा सकता। ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कैसे जाएगा? फैटी एसिड कन्वर्ट होगा फैटी एसाइल कोए। एक एंजाइम होता है सिंथेटेज, वो एटीपी को यूज करता है और कोए इसके साथ अटैच करता है और फैटी एसिड को एक्टिवेट कर देता है। अब फैटी एसिड कन्वर्ट होगा फैटी एसाइल कोए में। अब ये इजीली क्रॉस करेगा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और फैटी एसाइल कोए अंदर आ गया। अब कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1, ये होती है कार्निटीन शटल। एक एंजाइम होगा कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1, वो क्या करेगा? फैटी एसाइल को ए को क्या करेगा? को ए को निकाल देगा और इसके साथ कार्निटीन को लगा देगा, क्योंकि जब इसने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस करना है तो ये कोए की प्रेजेंस में क्रॉस नहीं कर सकता, जबकि आउटर में हमने देखा था कि कोए की मौजूदगी में ही इसने क्रॉस किया था। अब कोए को कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 ने रिमूव करवा दिया और इसके साथ कार्निटीन को लगा दिया। अब ये क्रॉस करेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। और अब दूसरा जो है कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 2, इसने क्या करना है? दोबारा से कोए को इसके साथ लगाना है और कार्निटीन को इससे रिमूव करवा देना है और दोबारा से फैटी एसाइल कोए बन गया। जो फैटी एसाइल कोए बाहर साइटोसोल में पड़ा था वो अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उसी सिचुएशन में आ चुका है। अब इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं कार्निटीन शटल के? एक होता है मेलोनाइल कोए और दूसरा क्या होता है? एसिटाइल कोए। मेलोनाइल कोए बहुत ज्यादा होता जाएगा तो क्या होगा? CPT1 कार्निटाइल पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 को ये इनहिबिट करवा देगा, इसीलिए जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या एंटर ही नहीं हो पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और बीटा ऑक्सीडेशन होगी नहीं। इसी तरह जो एसिटाइल को है वो भी
क्या करता है, जब एसिटाइल को बहुत ज्यादा है तो हमें तो एनर्जी की जरूरत नहीं है ना, तो वो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं, लिपोजेनेसिस को प्रोसीड करेगा। बीटा ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं लिपोलिसिस, और फैटी एसिड की सिंथेसिस को हम कहते हैं लिपोजेनेसिस। फिर सोर्सेज ऑफ कार्निटीन क्या होते हैं, ये मीट और इस तरह के सोर्सेज है, मीट प्रोडक्ट से हम अटेन कर सकते हैं। बस इसमें ऐसा इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद आती है कार्निटीन डेफिशिएंसीज। जो कार्निटीन डेफिशिएंसी होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी और सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी। प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी में ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनमें डिफेक्ट होता है, और सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि बीटा ऑक्सीडेशन में डिफेक्ट होता है। जो प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है वो अफेक्ट करती है लिवर को, और जो CPT2 की डेफिशिएंसी है वो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करती है। अब क्या हुआ कि फैटी एसिड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ गए। अब आगे क्या होगा, फैटी एसाइल को ये बीटा ऑक्सीडेशन के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी FAD की प्रेजेंस में, फिर हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी NAD की प्रेजेंस में, और एंड पे थायोलिसिस होगी। ये सीक्वेंस है बीटा ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस की। सबसे पहले क्या होनी है, FAD की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, फैटी एसाइल कोए कन्वर्ट होता है 2 ट्रांस इनोइल कोए में। उसके बाद क्या होता है, एक FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, एक FADH2 हमें मिल गया। उसके बाद इसकी हाइड्रेशन होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल OA में। उसके बाद NAD की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होगी और एक NADH हमें मिलेगा, और फिर OA इसके अंदर ऐड होगा और थायोलिसिस होगी, और हमें क्या मिलेगा, फैटी एसाइल कोए और एक एसिटाइल कोए। अब जितने स्टेप्स हमने इसकी सिंथेसिस में लिए थे, यानी 7 साइकिल्स, इतने ही उसकी ब्रेकडाउन पे लगेंगे। 7 साइकिल से इसकी ब्रेकडाउन होगी। हर साइकिल में हमें एक फैटी एसाइल कोए मिलेगा, एक एसिटाइल कोए मिलेगा। लेकिन जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हमें 2 एसिटाइल कोए मिलेंगे, यानी 7 साइकिल्स में 7 एसिटाइल कोए, और आखिरी में 2 मिलेंगे, तो यानी टोटल 8 एसिटाइल कोए हमें मिले। 7 साइकिल में 7 NADH मिले, और 7 ही हमें FADH2 मिले। अब इसकी एनर्जी हम देखते हैं कि एनर्जी यील्ड क्या होती है। टोटल 131 ATP जनरेट होते हैं। वो कैसे होते हैं कि 7 FADH2 मिले, तो 7 FADH2, एक FADH2 कितने ATP देता है, 2, 7 2 जा 14, 14 ATP हमें मिल गए FADH2 से। NADH जो होता है, एक NADH 3 ATP देता है, तो 7 3 जा 21, 14 ATP और 21। बाकी जो बचे थे वो एसिटाइल कोए, एक एसिटाइल कोए TCA साइकिल में हमें 12 ATP देता है, तो 8 जो TCA हैं साइकिल्स रन होंगे, 8 एसिटाइल कोए से हमें 96 ATP मिलेंगे। तो टोटल इन सबको हम ऐड करेंगे तो 131 ATP हमें मिलते हैं। उसमें से 2 ATP हमने यूज किए, तो बाकी कितने बच गए, 129। अब 2 ATP कहाँ यूज हुए थे, यहाँ पर जब हमने फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट किया था, तो एक ATP ADP में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ADP, लेकिन असल में क्या होता है, ये जो इस बुक का लिपिनकोड का न्यू वर्जन आया है, न्यू एडिशन, उसमें लिखा हुआ है कि एक ATP कन्वर्ट होता है AMP में। AMP में जब कन्वर्ट होता है तो इक्विवेलेंट, यानी ADP, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि ATP से ADP कन्वर्ट होता है हर रिएक्शन में, लेकिन ये AMP में कन्वर्ट हो रहा है। ATP ADP में कन्वर्ट हुआ और ADP AMP में, तो हमें इक्विवेलेंट 2 ATP यूज हुए। यहाँ तक जो है बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई है। बाकी ये छोटे छोटे कुछ हैं टॉपिक्स के, एंट्री ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम चेन। शॉर्ट और मीडियम चेन जो होते हैं उनको कार्निटीन शटल की जरूरत ही नहीं होती, ये विदाउट द एड ऑफ कार्निटीन इजीली क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को। और जो फिर उसके बाद क्या आता है, मीडियम चेन फैटी
एसाइल। मीडियम चेन्स क्या होते हैं? 4 फैटी एसाइल कोई होते हैं। टोटल हमारे पास 4 फैटी एसाइल कोई होते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग चेन। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन विद ओड नंबर ऑफ कार्बन। हमने क्या कहा कि हमें बीटा ऑक्सीडेशन में हर स्टेप पे 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोए मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ओड चेन फैटी एसिड, वो था इवन नंबर के लिए। अगर ओड नंबर होंगे तो हमें एक एंड पे प्रोपियनाइल कोए मिलेगा, यानी 3 कार्बन वाला। तो उसके क्या स्टेप्स होंगे? प्रोपेनॉल कोए कन्वर्ट होगा डी मेथाइल मैनोनाइल कोए। ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में मैंने बताया था ABC के निमोनिक से याद रखना है, ATP, बायोटीन यानी विटामिन B7 और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कन्वर्ट होगा डी मेथाइल मैनोनाइल कोए, और डी मिथाइल मैनोनाइल कोए अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट होगा एल मिथाइल मैनोनाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मैनोनाइल कोए रेसिनेज। अब एल मिथाइल मैलोनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, यानी जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है हमारा साइनोकोबालामाइन है, उसकी प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर एक एंजाइम आता है मिथाइल मैलोनाइल कोए म्यूटेज। अब हमारी बॉडी में 2 ऐसे रिएक्शंस हैं जिन्हें विटामिन B12 की जरूरत होती है। एक रिएक्शन ये वाला है, एल मिथाइल मैलोनाइल कोए जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में, और दूसरा कौन सा रिएक्शन होता है? जब होमोसिस्टीन मेथियोनीन में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मेथियोनीन सिंथेटेज। उसके बाद हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बीटा ऑक्सीडेशन होती है पेरोक्सीसोम्स में। पेरोक्सीसोम्स में बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें क्या होता है कि एक FADH2 नहीं मिलता, इसमें बस एनर्जी यील्ड कम होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है कि FADH2 हमें नहीं मिलेगा। ये देखें, जब बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी तो क्या पढ़ा था कि फैट जो सबसे पहला स्टेप है उसमें एक FADH2 मिल रहा था, यानी हर साइकिल में 7 साइकिल्स में हमें 7 FADH2 मिल रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि FADH2 H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक सिंड्रोम होती है जेल्विगर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि पेरोक्सिस्मल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, पेरोक्सिसोम्स की सिंथेसिस नहीं हो पाती। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन होती है ब्रांच चेन्स के लिए। हमने क्या पढ़ी थी? स्ट्रेट चेन्स फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, और अल्फा ऑक्सीडेशन होती है ब्रांच चेन। उसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन होता है कि जो फाइटोनॉइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आता है पेरोक्सिस्मल अल्फा ऑक्सीडेशन में। वो क्या करता है कि हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है मिथाइल ग्रुप की बीटा कार्बन की, और बाद में उसको रिलीज करवा देता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो एक्स्ट्रा कार्बन चेन में कार्बन होंगे ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होते जाएंगे, और बाकी जो पेरिस्टेनॉल होता है वो पेरिस्टेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक सिंड्रोम होती है रेप्सम डिजीज, ये MCQ आ जाते होते हैं, सेल्विगर सिंड्रोम और रेप्सम डिजीज। इसमें रेप्सम डिजीज में क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है पेरोक्सिस्मल फाइटोनाइल हाइड्रोक्सिलेज की। और जो अल्फा ऑक्सीडेशन होती है वो कहाँ हो रही होती है? पेरोक्सिसोम्स में। और एंड पे ये जो लास्ट लाइन है वो ओमेगा ऑक्सीडेशन की है। ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होती है? मीडियम चेन फैटी एसिड्स की, और ये होती कहाँ पे है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दैट्स ऑल।